कहानी की शुरुआत होती है रोकर के घर आने से। और आते ही मतलब एक बहुत ही अजीब सी घटना होती है। उसकी माँ उसकी गीली पैंट देख लेती है और हमें पता चलता है कि उसने घर की नौकरानी को देखकर ही ऐसा कर दिया था। अच्छा। तो ये अपने आप में एक अजीब शुरुआत है, लेकिन असली मोड़ तब आता है जब वो अपनी बहन के साथ जंगल जाता है। जंगल में, हाँ। वहां वो छिपकर देखता है कि उसके घर की नौकरानी किसी दूसरे आदमी के साथ है। तो ये सिर्फ एक बच्चे का छिपकर देखना है या यहाँ कुछ और गहरा शुरू हो रहा है? मुझे लगता है ये महज देखना नहीं है, यहाँ वॉयरिज्म का तत्व आता है, मतलब छिपकर देखने का रोमांच। जब आप किसी को छिपकर देखते हैं तो आप एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां आपके पास जानकारी है, शक्ति है, लेकिन आप खुद दिखाई नहीं देते। सही। रोकर उन रहस्यों को देख रहा है जो उस घर की दीवारों के अंदर या तो दबे हुए हैं या बाहर हो रहे हैं, और ये एहसास कि वो कुछ ऐसा जानता है जो शायद किसी और को नहीं पता, वो उसके मन में शक्ति का एक बीज बो देता है। और ये शक्ति का खेल तब और बढ़ जाता है जब वो अपने कमरे से उसी नौकरानी को किसी और के साथ देखता है, अंतरंग होते हुए। हाँ, हालांकि उसे दूसरा चेहरा नजर नहीं आता। वो लगातार ऐसी चीजों का गवाह बन रहा है जो उससे छिपाई जानी चाहिए। बिल्कुल। और हर राज के साथ उसकी उत्सुकता और शक्ति का एहसास बढ़ता जाता है। वो घर के छिपे हुए ताने बाने को समझने लगता है, मालिकों के सामने का जीवन और उनकी पीठ पीछे का जीवन। और फिर कहानी इस खेल को एक नए स्तर पर ले जाती है। जी। रोकर की बहन उसे एक चर्च की छत पर ले जाती है, एक पवित्र स्थान, लेकिन वो वहां राज देखने गया है। हाँ। और वो जो देखता है वो उसकी दुनिया हिला देता है। वो अपनी ही आंटी को फादर से इकरार करते हुए सुनता है, उसे पसंद करने लगी हैं और उसके साथ रात गुजारना चाहती हैं। सोचिए, अब तक वो दूसरों के राज देख रहा था, लेकिन इस एक पल में वो खुद एक राज का केंद्र बन जाता है। सही बात है। अब वो सिर्फ दर्शक नहीं है, वो कहानी का विषय है। और इसी हड़बड़ी में वो छत से गिर जाता है, उल्टा लटक जाता है और पकड़ा जाता है। सजा के तौर पर उसे 100 बार मारा जाता है। ये घटना भी बहुत अजीब है। एक तरफ उसे शक्ति महसूस हो रही है और दूसरी तरफ उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। हाँ, उसके मन पर इसका क्या असर हुआ होगा? ये एक तरह का विरोधाभास है। उसका छत से गिरना और सजा मिलना एक चेतावनी जैसा है कि दूसरों के राज में झांकने के नतीजे होते हैं। लेकिन लगता है कि रोकर ने इससे गलत सबक सीखा। अपमान का घूंट पीने के बाद शायद उसने तय कर लिया कि वो अब सिर्फ देखेगा नहीं, बल्कि उस शक्ति का इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल, जो उसे मिली है। वो अब पीड़ित नहीं बनना चाहता। और शायद इसी सोच को हवा देने के लिए उसे किताब मिलती है जो हवस भरी कहानियों से भरी है। एक कहानी में वो पढ़ता है कि कैसे एक नौकर एक नौकरानी को मुर्गियों के दड़बे में बंद करके उसके साथ जबरदस्ती करता है। तो ये किताब एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम करती है, एक तरह का गाइड बुक। हाँ, कह सकते हैं। अब तक उसने जो भी देखा था वो असल जिंदगी के बिखरे हुए अधूरे हिस्से थे। ये कहानियां उसे एक पूरा नैरेटिव देती हैं। इच्छा, उस पर की जाने वाली क्रिया और उसका नतीजा। ये कहानियां उसके मन में देखने से करने तक के फासले को पाट देती हैं। और इसका असर हमें तुरंत देखने को मिलता है। बिल्कुल। वो एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलाता है और उसे छूने की कोशिश करता है। हाँ, और ये उसकी पहली कोशिश है, बहुत निजी, छिपी हुई, अपने कमरे के अंदर, लेकिन वो नाकाम हो जाता है दूसरी नौकरानी के आने की आहट से। जी। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस नाकामी से वो रुकता नहीं है। बिल्कुल नहीं रुकता, बल्कि उसका अगला कदम और ज्यादा आक्रामक है। बाद में वो रास्ते में एक नौकरानी पर पीछे से हमला कर देता है। कहानी के मुताबिक पहले वो मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। मुझे लगता है कि यहाँ उसकी हिचक खत्म हो गई है। उसकी पहली कोशिश डरते डरते की गई थी, लेकिन जब वो नाकाम हुई तो उसकी अगली कोशिश ज्यादा सीधी और आक्रामक है, बेखौफ हो गया है। हाँ, ये दिखाता है कि वो अब नतीजों से नहीं डर रहा। यहीं पर उसकी तथाकथित मासूमियत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और फिर उसे वो मौका मिलता है जिसका शायद उसे अनजाने में इंतजार था। घर के सारे मर्द किसी काम से बाहर चले जाते हैं। अब उस बड़ी सी हवेली में सिर्फ रोकर है और घर की महिलाएं। ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। पुरुषों की गैर मौजूदगी में घर का सामाजिक ढांचा पूरी तरह बदल जाता है। रोकर, जो उम्र और अनुभव में सबसे छोटा और शायद सबसे कमजोर पुरुष था, अचानक खुद को शक्ति के केंद्र में पाता है। और वो इस नई मिली सत्ता का खुलकर फायदा उठा रहा है। बिल्कुल। इसका एक उदाहरण तो उसकी आंटी वाला किस्सा है। जब वो रात में उसके पास आती हैं तो वो सीधे उनसे कहता है कि तुम अभी तक वर्जिन हो और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो चर्च में सुनी गई बात का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहा है।
ये सिर्फ हवस तो नहीं है, ये एक सोची समझी चाल, एक तरह का मैनिपुलेशन भी है ना। ये साफ तौर पर मैनिपुलेशन है। वो उनकी उस इच्छा का फायदा उठा रहा है जिसे उन्होंने भरोसे में आकर फादर के सामने कबूल किया था। वो जानता है कि वो उसे मना नहीं कर पाएंगी। जी, वो उनकी कमजोरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये दिखाता है कि वो अब सिर्फ अपनी शारीरिक इच्छाओं से नहीं बल्कि दूसरों को नियंत्रित करने के एहसास से भी प्रेरित हो रहा है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। इसके तुरंत बाद हेलन नाम की एक और नौकरानी आती है और रोकर उसके साथ भी संबंध बनाता है। फिर अगले दिन अस्तबल में अलीसा नाम की एक और महिला के साथ। ऐसा लगता है कि वो किसी को नहीं बख्श रहा। कहानी में तो यहाँ तक बताया गया है कि वो एक ही समय में कई लड़कियों को अपने कमरे में बुलाने लगता है। ये उसके किरदार के पूरी तरह से नैतिक पतन को दिखाता है। हाँ, अब ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं है बल्कि एक पैटर्न है, एक होड़ है अपनी शक्ति को बार बार साबित करने की। 1 मिनट के लिए यहाँ रुकते हैं। कुछ ही हफ्तों के अंदर एक उत्सुक लड़का जो छिप छिप कर चीजें देखता था, उसी घर के अंदर एक सीरियल प्रेडेटर जैसा बन गया है। ये बदलाव इतनी तेजी से और कैसे होता है? ये एक क्लासिक सवाल है, प्रकृति बनाम परवरिश, मतलब नेचर वर्सेस नर्चर। कहानी हमें उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं बताती, इसलिए हम सिर्फ इस माहौल के असर का विश्लेषण कर सकते हैं। एक बंद माहौल जहां सामाजिक और नैतिक नियम टूटे हुए हैं, जहां हर कोने में राज दबे हैं, और जहां एक नौजवान लड़के को अचानक बिना किसी रोक टोक के असीमित शक्ति मिल जाती है। ये एक विनाशकारी कॉकटेल है। तो उसकी शुरुआती उत्सुकता को इस माहौल ने एक राक्षस में बदल दिया। हाँ, कह सकते हैं कि बिना किसी नैतिक मार्गदर्शन और असीमित अवसर ने ऐसा किया। ठीक है, तो इस राक्षस ने जो तबाही मचाई, अब उसके नतीजे सामने आने का वक्त हो गया है। बिल्कुल। कहानी के अगले हिस्से में चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। सबसे पहले अलीसा, अस्तबल वाली महिला, उसके पास आती है और बताती है कि वो गर्भवती है। ये सुनकर रोकर घबरा जाता है। क्या ये पहला मौका है जब उसे हकीकत का सामना करना पड़ता है? हाँ, ये उसके लिए खेल के खत्म होने जैसा है। अब तक सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा था, उसकी अपनी एक काल्पनिक दुनिया की तरह जिसमें कोई नतीजा नहीं था। सही। प्रेगनेंसी एक असल, ठोस और स्थायी नतीजा है जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकता। उसकी घबराहट ये दिखाती है कि उसने इस संभावना के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। और उसकी ये घबराहट तब और बढ़ जाती है जब ये सिलसिला रुकता नहीं। अगले ही दिन एक और नौकरानी आकर उसे यही बात बताती है। और फिर हद तो तब हो जाती है जब उसकी आंटी भी आकर कहती हैं कि वो भी गर्भवती हैं। ये लगभग अविश्वसनीय लगता है। हाँ, कहानी यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रही है कि वो जिसके साथ भी संबंध बनाता है उसे गर्भवती कर देता है। देखिए, ये सचमुच में ऐसा होना जरूरी नहीं है। ये एक नाटकीय तरीका हो सकता है ये दिखाने का कि उसके कर्मों का फल कितना बड़ा और व्यापक है। अच्छा। हर एक प्रेगनेंसी उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी का बोझ डालती है, एक और जिंदगी जिसे उसने हमेशा के लिए बदल दिया है। तो ये कहानी का क्लाइमैक्स है? बिल्कुल, जहां उसके कुछ हफ्तों के सारे कर्म एक साथ लौटकर उसे एक ही जगह पे घेर लेते हैं। अब वो भाग नहीं सकता, या शायद भाग सकता है, क्योंकि कहानी के अंत में तो यही होता है। हाँ, जब उसकी छुट्टियां खत्म होती हैं और वो स्कूल वापस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तो एक और लड़की आकर उससे बताती है कि वो भी गर्भवती है और बच्चा उसका है। हाँ, और इस सब का सामना करने के बजाय वो क्या करता है, वो बस अपना बैग पैक करता है और ट्रेन में बैठकर वापस चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये अंत बहुत ही परेशान करने वाला है। और शायद यही इस कहानी को इतना असरदार बनाता है। उसे कोई सजा नहीं मिलती, वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। उसका इस तरह चुपचाप चले जाना ही उसका सबसे बड़ा और सबसे क्रूर काम है।